पापा हॉस्पिटल में थे, पापा ने कहा कि अब छोड़ दो, हमारी बस की नहीं है पढ़ाना। मतलब किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे पापा के पास। मैं थोड़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पूरे गांव में एक लड़की 3 बार सिलेक्शन हर बार मैं ही ले रही हूँ। बच्चों, ये आंखों से निकला हुआ एक आंसू, एक आंसू आज आपको ये सोचने पर मंजूर कर देगा कि ये है संघर्ष की असली कहानी। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया। सबसे पहले आप सभी का भाई अड्डा 24/7 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जब घर से आए होंगे तो आपके माता पिता भी अच्छे होंगे और रास्ते में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सब बढ़िया हो, सब लोग खुशी हो, सेलेक्टेड हो। ऐसे बोल रहे हो यार, तुमसे तेज मेरी आवाज जा रही है। एक बार सारे बच्चे जोर से बोले भारत माता की। अब लगा ना कोई प्रोग्राम हो रहा है। जब तक हमारी टीम को लगेगा वो कैसे चुप होंगे, उनको लगा भी कोई प्रोग्राम नहीं है। एक आप ज्यादा सारी पूरी टिपल्टन ये मेरी बैठी जो यू पुलिस में जाएगी। अब ऐसे बोले जय, इतनी आराम से जय थोड़ी ना बोलोगे यार। वहां तो सीधा होगा प्रेट, सामने देख, हिल मत। वहां ऐसे बोलना है यार। मैं फौजी नहीं हूं लेकिन टून पूरी हुई है, हम 7 साल किया उनके साथ में। तो आपको एक लाइन बोलनी है बहुत ही जोर से, भारत माता की। हाँ, अब लगा किसी को आवाज ऊपर तक जाएगी 7वीं मंजिल तक। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब और पेड दोनों तरीके से आप लोग क्लास लेते हैं। कुछ लोग हमारी यूट्यूब क्लास लेते हैं, कुछ पेड क्लास से पढ़ते हैं। आप सब सेलेक्टेड हुए, आप सबको बहुत सारी बधाइयां मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। अब हमारी पूरी टीम आप सभी के समक्ष रूबरू होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बुलाना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उन सबको मैनेज करना, यानी कि जो पूरी यूट्यूब है अड्डा 24/7 की, उसको मैनेज जो करते हैं वो करते हैं डीजे सर। तो एक बार तालियों के साथ डीजे सर का स्वागत किया जाएगा। सो प्लीज वेलकम डीजे सर। हाय एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया एकदम। कैसा लग रहा है? और कहाँ सिलेक्शन हो चुका है? कोई बताएगा अपने बारे में, थोड़ा सा जर्नी बताएगा अपने बारे में। रेलवे में कौन से पोस्ट पे? पुंछ में। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ ना, मतलब कैसे शुरुआत करी? हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं यूपी सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ और सफ़र तो बहुत लंबा है। पवन सर से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और इनके जो जीएस के नोट्स थे उन्हीं से पढ़ाई की थी और एग्ज़ाम जो टोटल अब तक क्लियर किए वो 7 से 8 एग्ज़ाम क्लियर किए। सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो था यूपीएसआई था, उसमें 3 नंबर से फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था। आफ्टर देन रेलवे में सिलेक्टेड हुआ था। तो फिलहाल मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ और दिल्ली में फिलहाल पोस्टिंग है। और अभी नेक्स्ट प्रिपरेशन फिर से यूपीएसआई की है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ठीक ठाक रहा तो अगली बार सिलेक्शन दोबारा से फिर आएगा। बिल्कुल मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिनेश कुमार और मेरा सिलेक्शन अभी हाल ही में सीजीएल 2024 में हुआ है पीएससी पोस्ट पे। मेरा थोड़ा जीके में थोड़ा स्कोर कम रह गया था। बाकी में मेरे जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनमें स्कोर मेरा 97% है, टॉपर के बराबर है। लेकिन जीके में मेरे 30 मार्क्स रह गए थे, उसकी वजह से थोड़ा। पहले सर मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं अलग अलग फील्ड में जाना चाहता। पहले मैं बॉडी बनाने की, यार इस फील्ड में जाएँ। उसके बाद मैं मार्केटिंग वगैरह करने की कोशिश की। एक बार मेडिकल एजेंसी वगैरह में भी जॉब करने की सोची। उसके बाद थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार क्या करेगा अगर। फिर गांव वाले ऐसे बोलने लगे कि हाँ तेरा किसी में कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने पिछले 2 साल कंटिन्यू तैयारी की। जब मैं लाइब्रेरी जाता था ना, मैं सर 1.5-2 साल लाइब्रेरी गया हूँगा, 1.5 साल। मैंने अपने बगल वाले में किसी बंदे से सिंगल टाइम बात नहीं की होगी। और मेरा फिक्स रूटीन था, मैं हर 2 घंटे के बाद चाय पीता था। बस बाहर निकलता था, उस 10 मिनट चाय पी और वापस अंदर। किस 1.5-2 साल के अंदर लाइब्रेरी में बगल वाले से ये भी नहीं पूछा किसकी तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है। और सर फाइनल सिलेक्शन ले लिया। और मैं इसमें मैंने जो जीके पढ़ी थी, पवन मोरल सर से जीएस पढ़ी थी, आशुतोष सर से भी जीके पढ़ी थी। और अड्डा 24/7 को मैं रेगुलर फॉलो कर रहा था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कनिका है एंड इस साल मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस में हुआ है। और इससे पहले भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसकी अभी वेटिंग लिस्ट कुछ दिन पहले ही आई है, उसमें राजस्थान में हुआ था। और इस बार मेरा सिलेक्शन दिल्ली एमटीएस में हुआ है।
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और अभी मैं 3rd ईयर ग्रेजुएशन में हूँ। तो आगे भी मैं CGL की तैयारी बिल्कुल अड्डा 247 से करूँगी। इसमें भी मैंने आशुतोष सर से GK कंप्लीट की थी और शानू सर से इंग्लिश की थी। थैंक यू। ऑसम, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्विनी कुमार, मैं पंजाब की जलंधर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं आकाश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स में जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आती थी, कुछ भी होता था, तो मैं वही से देखता था। हालांकि मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया, जस्ट सिर्फ यूट्यूब से ही करा है जो भी करा है। बहुत बढ़िया। तो मैं CGL 2022 से ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, CAG में अकाउंटेंट केरला में हूँ। तो इस बार मैंने CGL 2024 से मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑडिटर की पोस्ट मिली है। मेरी अपनी सिटी चंडीगढ़ में मिली है। बताओ बताओ, आगे बताओ। और हाँ, मेरी अपनी सिटी मुझे चंडीगढ़ मिल गया है इस बार। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कोई कुछ बताना चाहेगा? तो एक्चुअली यार बहुत बढ़िया लगा, मतलब आप सबका जो सफ़र रहा, आप सबकी जो जर्नी रही वो जान के। और मतलब एक जो बहुत कॉमन चीज़ एक मतलब निकल कर आई सबके में, वो ये कि हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर दूसरी बार को ट्राई किया, फिर कभी फिजिकल में रह गए, कभी किसी में एक सब्जेक्ट में मार्क्स मिस रह गए, या मनचाही पोस्ट, मनचाहा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। फिर हमने फिर से कोशिश करी और हमने उस एग्ज़ाम को पार किया और अपना जो लक्ष्य था उसको पार किया। पाया कि भैया हमें ये अपनी सिटी में चाहिए या अपने इस शहर में चाहिए, और वहाँ पर हमें अपनी मनचाही पोस्ट, अपना मनचाहा एग्ज़ाम क्रैक करके हमने उस चीज़ को पाया। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइफ में जो सफलता है ना, मतलब या जो गोल, हम जो भी सक्सेस जिसको डिफाइन करते हैं ना, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस है। मतलब हो सकता है बचपन में आपको बोला गया हो कि थोड़ा सा पढ़ लो, सही हो जाएगा सब, ठीक है, पर बाद में हो सकता है लगे कि अरे यार अभी भी कुछ सब सही तो नहीं हुआ है। फिर कोई कहेगा कि यार बढ़िया नौकरी लग जाए सब सही हो जाएगा, फिर लगना अच्छा शादी वादी हो जाए फिर सब सही हो जाएगा, ठीक है, बच्चे बच्चे हो जाएं या घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। तो ऐसे जीवन के पड़ाव बढ़ते जाते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो एक बहुत ही सुंदर लाइन मैंने कहीं एक चीज़ समझी थी कि जीवन में कभी भी प्रॉब्लम्स या समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं। हम हमेशा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और दूसरी प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं। पर फ़र्क क्या होता है? फ़र्क आता है कि यार भाई मान लीजिए दो तरह के लोग हैं, मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ। फ़र्क क्या आता है फिर आप अपने आप खुद समझ जाएंगे कि एक इंसान है जिसके पास बहुत पैसे हैं, अथाह पैसे हैं, मतलब कि 500 का नोट गिर जाए ज़मीन पे तो गए कि यार जितनी देर में उठाऊंगा इससे ज़्यादा तो मैं कमा लूँगा, ठीक है। दूसरा इंसान है जिसको पता ही नहीं कि भैया 3 दिन से खाना नहीं खाया, अगली बार खाना कब मिलेगा, मतलब एकदम गरीब और एक बहुत ही अमीर। दोनों की ज़िंदगी में पैसे की समस्या है। उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ पैसे के साथ, इसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास पैसे आएंगे कहाँ से। प्रॉब्लम दोनों के पास है, पर प्रॉब्लम कौन सी बेटर है कि बहुत पैसे हैं, इसका करें क्या, ठीक है। तो हम हमेशा खराब प्रॉब्लम से बेटर प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। और ज़िंदगी का अगर आप रुख देखोगे तो उस तरफ ही चलता है कि आप कैसे खराब प्रॉब्लम से, एक बुरी प्रॉब्लम से, बड़ी प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम या बेटर प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते जाते हो। एक समस्या आएगी ज़िंदगी में, उसे सुलझाओगे, फिर आगे चल के कोई और समस्या आएगी, उसे सुलझाओगे, फिर आगे चल के कोई और समस्या आएगी, उसे सुलझाओगे। परंतु आपकी क्षमता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है उन समस्याओं को हैंडल करने की, और हर प्रॉब्लम आपको छोटी लगने लगती है। वो कहते हैं कि यार अगर तुम जो भी तुम्हें लक्ष्य अपना प्राप्त करना है ना, अगर तुम्हारे अंदर यही चाह उसके लिए हो जाए कि ये नहीं मिला तो कुछ नहीं, उस लेवल की अगर आपके अंदर एक चाह आ जाए तो आपको अपनी सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे एक बार हारोगे, चाहे 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, 10 बार हारोगे, लेकिन आप उसे पाकर ही रहोगे। तो ये एक कहानी मैंने पढ़ी थी और ये मतलब मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सेकंड एक कहानी और बताऊंगा जो काफ़ी मोटिवेट करती है। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा सबने, है ना, बल्ब लट्टू बनाए ने, ठीक है। जब हमें सफलता नहीं मिलती है, जब हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं, तब तो हम ऐसे होते हैं भगवान प्लीज़ कर दो कोई भी प्लीज़ करा दो, ठीक है। लेकिन जब हमें सफलता मिल जाती है तो हम कहते हैं कि मैंने किया है, मैंने फोड़ा भाई, मैं पढ़ता था 12-12 घंटे, पानी भी नहीं पीता था मैं 6 घंटे, तब जब तक पेपर नहीं कर लेता था पूरा, ठीक है। तो आदमी को लगने लगता है कि मैंने किया है। तो एक बात जो मेरे को अपनी लाइफ में समझ में आई, और आई थिंक आप अभी अपनी जीवन की सफलता के आगे शुरुआत करेंगे, तो हमेशा ना कृतज्ञ बने रहें, मतलब एकदम ग्रेटफुल रहें कि जो भी आपको मिला, जैसे भी मिला, उसके लिए ग्रेटफुल रहें। अगला अच्छा करने की और कोशिश करते रहें, पर जो मिला
उसके लिए ग्रेटफुल रहे। और सबसे, जैसे सबने बताया, टीचर्स के बारे में बहुत बात करी, अपने बारे में बात करी, पेरेंट्स के बारे में नहीं बात करी, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय हमारे माता पिता को जाता है, ठीक है, या हमारे उन भाई बहनों को जाता है जो माता पिता का रोल निभाते हैं, जैसे उन्होंने बताया। तो मुझे लगता है कि उनको मतलब आप कोटि कोटि नमन करें, धन्यवाद करें अपने मन से, ठीक है, चाहे बोल के नहीं करें लेकिन मन से ज़रूर करें, क्योंकि जब जो मन में आप सोचते हो वो आपकी आंखों में दिखता है, ठीक है। तो वो मेरे को लगता है कि लेसन कि भाई आसमान की बुलंद ऊंचाइयों में उड़ें पर पैर अपने ज़मीन पे टिकाए रखें, ठीक है। बाकी अब शुरुआत करते हैं अपने इसकी सफ़र की। थैंक यू एवरीवन। तो अड्डा के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। हम लोग 2000 आई थिंक रफली अब 15 साल हो चुके हैं कंपनी को स्टार्ट हुए 10 में शुरू हुई थी। पहले ऑफलाइन चलती थी और बाद में 2016 में ऑनलाइन शुरू किया गया। और पहले ये था कि मतलब ऑफलाइन पढ़ाते थे, बैंकिंग के एग्ज़ाम और दूसरे अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बच्चों को तैयारी कराते थे, और 100 के करीब हमारे अलग अलग सेंटर होते थे पूरे भारत में। तो अनिल सर जो हमारे फाउंडर हैं, उनको लगा कि यार ठीक है, मतलब उनका सपना था कि वो खुद भी गांव से बिलोंग करते हैं, उनका सपना था कि यार ये हमारी जो एजुकेशन है ये गांव-गांव में पहुंचे और बच्चे को एक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वो सॉल्व हो पाए। तो उनको लगा कि यार ये ऑफलाइन से ना, जितने जैसे सोचा था मैंने कि यार बहुत सारे बच्चों को हम लोग हेल्प कर पाएँ, वो नहीं हो पाई है, तो ऑनलाइन हम शुरू करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि धीरे धीरे ऑनलाइन बढ़ते जाएगा समय के साथ, और ये काफ़ी पहले की बात है, 2016 की बात है, कोरोना काल वगैरह तब तक आया नहीं था, जियो नहीं आया था तब तक, स्मार्टफोन बहुत सस्ते नहीं हुए थे, ठीक है। लेकिन उनका एक विजन था कि भाई आगे चल के शायद एक टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम बनेगा जिससे जहां आप 1 लाख बच्चों की जगह शायद 1 करोड़ और शायद 10 करोड़ बच्चों या 100 करोड़ बच्चों तक पहुंच पाओगे। और इस विजन के साथ शुरू हुआ, और इस पूरी संस्था में फिर बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी हम लोग कराते चले गए। जैसे हमारी जो टीम है एसएससी, रेलवे, पुलिस और अलग तरह के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कराती हैं। और पिछले 3 सालों में करीब 10 करोड़ बच्चों की ज़िंदगी में हम लोग किसी न किसी माध्यम से कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाए हैं कि उनकी जीवन बेहतर हो सके। बहुत सारी क्लासेस आप लोग को पता ही है कि हम लोग यूट्यूब पे फ्री में देते हैं, बहुत सारी हम ऐप पर भी फ्री क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं कि क्वेश्चंस की तैयारी कर सकें। बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट देते हैं, डेली क्विजेज होती हैं ऐप पे, करंट अफेयर में डेली क्या चल रहा है उसके कैप्सूल्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो वी ट्राई की बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिले। और किसी को अगर ऐसा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके का कोर्स से ही तैयारी करनी है, तो एक बहुत ही एक कम मात्रा में, जिससे कि हमारे बेसिक खर्चे निकल पाएँ, उसके थ्रू हम एक पेड कोर्स में भी बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नमस्कार, हम हैं एसएससी अड्डा 24/7, जहां सफलता की हर तैयारी मुमकिन है। एसएससी अड्डा 24/7 की शुरुआत हुई थी 27 दिसंबर 2017 को एक छोटे से सपने के साथ। आपको एसएससी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन देने में हम हमेशा आगे रहे। तब से लेकर आज तक हमने लाखों छात्रों को उनके सपनों तक पहुंचाया है। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन आपके प्यार और समर्थन ने इसे मुमकिन बनाया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम 10 मिलियन के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आपकी हर सफलता, आपकी हर सराहना ने हमें बेहतर बनने की प्रेरणा दी है। हमारी इस सफलता के पीछे हमारे शानदार और समर्पित फैकल्टी का बहुत बड़ा योगदान है। मंजर है ये नया, मंजर नया। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे स्टूडेंट्स की सफलता। हर साल हजारों छात्र एसएससी परीक्षाओं में सफलता पाकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। उनकी सफलता ही हमारी असली पहचान है। हमने हमेशा कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और मार्गदर्शन मिले। लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट्स, हर जरूरत का ध्यान हमने हमेशा रखा है। ये सफलता सिर्फ हमारी नहीं, ये हम सबकी है। आपके साथ से ही ये सफर इतना खास बन पाया है। आइए मिलकर इस सफर को और आगे ले चलें। अब सिलेक्शन पक्का है। एसएससी के बाद हमने रेलवे के छात्रों की जरूरतों को भी समझा, इसलिए हमने रेलवे अड्डा 24/7 चैनल की शुरुआत की,
ताकि रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों को बेहतरीन गाइडेंस मिल सके। और आज आपके प्यार और भरोसे से रेलवे अड्डा 24/7 भी 1 मिलियन के परिवार का हिस्सा बन चुका है। ये सफर भी आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ है। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आएंगी सदियां, जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी। नमस्कार, हम हैं SSC अड्डा 24/7। तो अगला बेसिकली मैं बुलाना चाहूँगा टीचर्स को, आने देते हैं एक बार। तो एक बार सबसे पहले आप सभी को आज गुड़गांव की इस पावन धरती पर और अड्डा 24/7 के ऑफिस में आप सब पधारे, उसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। मैं पवन मोरल अपनी पूरी टीम की तरफ से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके माता पिता आप वो सब अच्छे होंगे। आप सब का जिस दिन सिलेक्शन हुआ होगा सबसे ज़्यादा जो खुशी होगी वो या तो आपको खुद होगी, आप तो कई बार इतने इमोशनल हो जाते हो कि आंख से आंसू भी आ जाते हैं। जो सच्ची खुशी होती है वो माता पिता के चेहरे पर या गुरु के चेहरे पर होती है। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे 17 तारीख को जो अपनी ज्वाइनिंग बजाएंगे, जिनका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है। कुछ ऐसे बैठे हैं जिनका MTS में जो पहली बार में सिलेक्शन। आज मैं आपको कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाऊंगा कि आपको देख के ये नहीं लगेगा कि यार ये पहली बार में सिलेक्शन ले लिया। छोटी सी बच्ची है, एक बहुत छोटी सी बच्ची, पहली बार पेपर देने गई, पहली बार में सिलेक्शन हो गया। और पहली बार में सिलेक्शन होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। लाखों करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं। अभी आपने कल ग्रुप डी का डाटा देखा होगा, 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए, 32,000 वैकेंसी है। सिलेक्शन तो 32,000 का भी होगा, लेकिन होगा उन्हीं का जो हद से ज़्यादा मेहनत करेंगे। वरना पढ़ते तो सब हैं। जो फॉर्म भर देता है वो ये सोचता है कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगा, लेकिन सिलेक्शन होता किसका है? जो कंटिन्यू पढ़ाई करता है। उनका नहीं होता है जो आज खरगोश की तरह भागे और कल रुक गए। कछुए की चाल यहाँ कंटिन्यू आपको चलनी पड़ेगी। तो एक बार सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूँ भाई, किसका कहाँ सिलेक्शन हुआ, एक बार आप जल्दी जल्दी में थोड़ा सा बताओगे। तो सबसे पहले जो अभिभावक आए हैं, साथ में माता पिता हैं, उनको भी प्रणाम एक बार फिर से। और आप सबसे पहले 1 by 1 करके मुझे बता दे रहे हो किसका कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। बस आपको 3 चीज़ें बतानी है। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है, आपका सिलेक्शन कब हुआ है? सर मेरा नाम दिनेश कुमार है और मेरा सिलेक्शन अभी SSC CGL 2024 में हुआ है। CGL 2024 में किस पोस्ट के लिए हुआ है? PAS से पोस्ट पे हुआ सर। किस पे सर? PAS से। PAS पोस्ट पे। तो जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप उस समय कहाँ थे? सर मैं जो SSC CGL का जो रिजल्ट आया था वो रात को आ गया था। और मैं क्या कि रात को 11 बजे तक तो स्क्रॉल कर रहा था कि रिजल्ट कब आ जाए, रिजल्ट कब आ जाए। फिर मैं सो गया। सुबह 5 बजे मेरी सिस्टर का फोन आया कि CGL का रिजल्ट आ गया। फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई थी, तो उसने सोचा शायद इस बार होगा नहीं। फिर मैंने चेक किया लिस्ट में, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तब मैंने मम्मी को बताया कि मेरा हो गया। तो मम्मी कुछ काम करी थी, एकदम से वो रुक गई कि शायद सिलेक्शन हुआ नहीं होगा। तब ये बोला नहीं काफ़ी देर तक। फिर सिलेक्शन मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तब जाके वो कुछ काम वगैरह कर रही थी, सुबह का चाय वगैरह। अभी आपने एक लाइन बोली कि मेरा जब सिलेक्शन हुआ मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया, तो मम्मी बहुत खुश हो गई। मम्मी बाहर कुछ काम करी तो उन्होंने बोला कि रिजल्ट चेक कर लो। तो मैं रिजल्ट चेक करा तो मम्मी कुछ काम करती वो एकदम रुक गई, मतलब हुआ है या नहीं हुआ। फिर मैं काफ़ी 2-3 मिनट बाद जब रिजल्ट चेक किया लिस्ट में, तब उनको मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तब उन्होंने मतलब हाथ पैर काम करने लगे, एक बार थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड था सर ये। तो यार सर के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए यार। थैंक यू सो मच ब्रो। अच्छा एक क्वेश्चन और, आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े थे या आप? सर मैं एक बार मतलब YouTube पे ऐसे जीके की स्ट्रेटेजी वगैरह देख रहा था, तो उसमें एक बार आपका वीडियो सामने आ गया था हिस्ट्री का। फिर मैंने एक बार देखा कि सर की एक बार पूरी, उसके बाद में मेरे को अभी भी याद है 71 क्लासें आपकी पूरी, मैंने पूरे नोट्स बनाए आपकी हिस्ट्री के जो पूरे टॉपिक्स हैं। मुझे जो आपकी ट्रिक्स वगैरह जीके तो मैंने 2021 में पढ़ाई, 22 में पढ़ाई थी शायद। नहीं पढ़ाई तो थी, लेकिन वो यूट्यूब पे तो अभी भी फ्री पड़ी है ना। यूट्यूब पे सारे वीडियो अभी भी फ्री पड़े हैं। तो मैं सारे वीडियो के नोट्स भी बनाए और उनको कंप्लीट 2-3 बार रिवाइज किया। उसके बाद ही मेरा थोड़ा जीके इंप्रूव हुआ। पहले मेरा जीके काफी वीक था। तो आप सिलेक्शन के बाद खुश हैं? सिलेक्शन के बाद तो घर में खुशी का माहौल है? बिल्कुल सर, खुशी का तो माहौल। ये लाइन जो कही जाती है कि सिलेक्शन के बाद माता पिता और गुरु ज्यादा खुश होते हैं, सबसे ज्यादा मतलब माता पिता को ही सबसे ज्यादा बेस्ट खुशी होती है कि हाँ उनका बच्चा अब सिलेक्ट हो गया या जॉब मिल गई है। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच। तो इसके बाद में ये सुशील जी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं ही आपको बता देता हूँ। ये एट प्रेजेंट ग्रुप डी में है और शायद जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, उनमें मेरा सबसे पुराना स्टूडेंट है, सबसे पुराना। और इसने 1 साल में करीब करीब अपने 8 से 10 एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, 8 से 10 एग्जाम। लेकिन कभी फाइनल मेरिट में आउट होना, क्योंकि किसी की तारीफ अगर मैं कर रहा हूँ तो समझो उसने बहुत मेहनत की होगी मेरे साथ मिलकर। 2019 का टाइम था वो, जब भी मेरे साथ जुड़ा था।
और 19 से लेके आज तक ये मेरे साथ है। आज 25 हो चुका, वरना आज के समय तो ये चल रहा है कि सिलेक्शन हुआ। गुरुजी कौन? अच्छा पवन सर हो? ओह ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट ये ग्रुप डी में अपनी पोस्ट, ग्रुप डी में कौन सी पोस्ट है? पॉइंट्समैन पे ये सिलेक्टेड हैं और जॉब कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको? सर मेरे को अभी रेलवे में तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए रेलवे में। तो आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप सिलेक्टेड हो, ये तो अब सब लोग जाएंगे ट्रेनिंग पे, इनको नहीं पता कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है? बस ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो सबसे शुरू का तो एग्जाम थोड़ा क्लियर हुआ था loudly बोलो यार। वो दिल्ली पुलिस का हुआ था, और दिल्ली पुलिस में उस टाइम पे मेरे 77 नंबर थे, और मैं बाहर जो हुआ था फाइनल में मेरी हाइट वो 169.7 उतारी थी। वैसे मेरी 170 है, तो 0.3 के उस पर मेरी हाइट से बाहर निकाल दिया गया था, और वो मेरे लिए मतलब उस टाइम पर मेरिट भी 63 पे थी, मतलब मेरिट से बहुत ज़्यादा नंबर थे। तो उसके बाद सर से मैं रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ सर से, तो इनसे बातचीत हुई, कहना कि दोबारा तैयारी करूँ। उसके बाद मेरा फिर UPSI में सेलेक्टेड हो गया, तो उसमें फिर फाइनल मेरिट में 3 नंबरों से बाहर हो गया। मतलब ऐसी जर्नी रही कि एग्जाम 8 से 9 एग्जाम टोटल क्वालिफाई किए हैं, और रेलवे में फिलहाल वर्किंग की लगातार मेहनत अगर आप करते रहोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, जॉब तो जरूर मिलेगी। ये नहीं है कि अगर आपको अब मनपसंद नहीं मिली तो कोई और मिलेगी। जैसे मेरे को एक शौक है, मैं राइटिंग करता हूँ, कविताएं और काफ़ी लिखता हूँ। मेरी एक 4 लाइन है कि मन के सोचे सपने देखे, हर रोज़ सफ़र में अपने देखे, और जिनको समझ बैठे थे अपना वो था मन का सोचा सपना। वाह। उन्हीं सपनों से उन्हीं सपनों से एक बात समझता हूँ। आओ आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो आप लोग जो सोचेंगे कि मेरा अभी भाई कह रहा था कि मनपसंद नहीं मिली, मनपसंद तो देखो किसी को कोई नहीं मिलता, 100% कोई नहीं होता है। अभी आपके पास ये है कि आपके पास जॉब है, आप माइंड सेट बन चुका है कि आपके पास पैसा आएगा, एक टेंशन खत्म हो गई है, शादी भी इससे हो जाएगा। बाकी आप तैयारी करते रहोगे तो नेक्स्ट जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मैं तो यही कहना चाहूँ, तैयारी करते रहिए। हम लोग अभी भी 3 साल से जॉब कर रहे हैं, तो फिलहाल में भी तैयारी कर रहे हैं। 2 बच्चे मेरे पास रहते हैं, इनको भी ऑलरेडी सिलेक्टेड करवा दिया है। एक अग्निवीर में हो गया है, और एक फिलहाल मेरे साथी रेलवे में फिर से सिलेक्टेड हो गया है। तो मैं तो ये करता कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहिए, तो सफलता तो जरूर मिलेगी। ये हो सकता है कि थोड़ा लेट मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, ये पक्का है। बहुत बढ़िया भी, थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू। अड्डा 24/7 के बारे में क्या कहना चाहोगे? पढ़ के कैसा लगा, यहाँ आके कैसा लगा? सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्त कि आपने हमें यहाँ बुलाने के लायक समझा, और मतलब सभी है एक अड्डा 24 अपना एक अलग ही चैनल है, अपना जो भी है मतलब बहुत एक अच्छे से सबके लिए वो करते हैं, और मतलब आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्त। देखो ये है वो प्यारी सी गुड़िया जिनकी हम बात कर रहे थे कि छोटी सी बच्ची है, देखने में आपको लगता है आपके घर में कोई छोटी सी बच्ची। मैं गुड़िया आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे पास आ जाओ। जी सर। सीरियसली मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला तो इन्होंने कहा भैया मेरा MTS का एग्जाम क्वालिफाई हो गया है और मैं सेलेक्टेड हूँ, मम्मी पापा भी साथ में हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि मम्मी पापा आप भी साथ में आ जाइएगा, एक बार इनके पेरेंट्स भी साथ में आए। आपका ये पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, पर तैयारी के साथ ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैं देने गई थी कि एक बार देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में मतलब कैसा एग्जाम होता है, क्लियर हो भी पाएगा या नहीं। अभी मैं 3rd ईयर ग्रेजुएशन में हूँ, तो इस साल मैं CGL के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगी। आपका नाम सबसे पहले गुड़िया? मेरा नाम कनिका है और मैं गुड़गांव से ही हूँ, और इस बार अच्छा। मेरा सिलेक्शन MTS 2024 में हुआ है और मुझे स्टेट दिल्ली मिला है। ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ी, ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ी? सर मैंने पूरी तैयारी ऑनलाइन ही की है, और मैं आगे भी प्रेफर करूँगी कि मैं ऑनलाइन ही तैयारी करूँगी। उसमें टाइम भी काफ़ी बचता है, और मुझे लगता है घर बैठ के जो तैयारी हो जाती है आराम से, आपको खाने पीने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं PG लेके रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिल्ली में मुखर्जी नगर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑनलाइन तैयारी मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और अड्डा 247 मैंने जब देखा था तो मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो देखा था शायद कोई, फिर मैंने सर्च किया वीडियोज़ में जाके, तो मैंने आशुतोष सर की प्लेलिस्ट फॉलो करी थी GK के लिए। मतलब पढ़ा मैंने बुक से था, लेकिन एक पॉलिश चाहिए होता है ना आपकी प्रिपरेशन को, कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो, तो उसके लिए प्लेलिस्ट मैंने आशुतोष सर से की थी, और शानू सर की इंग्लिश प्लेलिस्ट करी थी MTS के लिए। यार दोनों फैकल्टी के पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए कि यदि MTS होगा तो सानू सर और आशु सर के साथ होगा। जी सर, ये कहना चाहती हो? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। उन बच्चों को क्या कहना चाहती हो जो अभी फर्स्ट टाइम तैयारी कर रही है, सेकंड टाइम एग्जाम देने जाएंगी, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता, मान लो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकंड टाइम नहीं हुआ, तो वो डिमोटिवेट हो जाती है, यार मेरा नहीं हुआ, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो आप उनको कुछ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप SSC MTS की करें या किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। लक आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क ज़रूर आपके हाथ में है, ताकि आगे जाकर आपको गिल्ट ना हो कि मैंने तैयारी नहीं की थी जब मेरे पास समय था। तो आप बिल्कुल करिए और ज़रूर होगा। ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी ने बहुत मेहनत करी थी और वो रह गया, शायद टाइम लग सकता है, लेकिन होगा ज़रूर।
गुड़िया एक बात पूछना चाहूँगा, आपने देखा होगा जब एग्जाम हॉल से बहुत बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि यार मुझे ना टाइम कम पड़ गया पेपर में। टाइम तो सबको बराबर मिलता है, किसी को 1-2 मिनट, वो कई बार सिस्टम ऑन ऑफ में हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन टाइम सबको बराबर मिलता है। आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि यार मुझे सही है, मेरे साथ MTS में एक बार अटेम्प्ट में हुआ था, मेरा कंप्यूटर शुरू में ख़राब हो गया था, बंद हो गया था, तो मेरे 5-6 मिनट उसमें चले गए थे, फिर दूसरे कंप्यूटर में मुझे शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर मतलब एकदम से होता है ना कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बच्चा इतना तैयारी करके गया और पहले ही कुछ गलत हो गया है, तो फिर मैंने बस हाथ भगवान से प्रे करी कि बस अब सब कुछ सही हो, क्योंकि पहला ही अटेम्प्ट था, मुझे चाहिए था कि गवर्नमेंट जॉब में हो जाए। और भी रिलेटिव से भी प्रेशर आते हैं कई बार कि बच्चा क्या कर रहा है, BA कर रहा है, आगे क्या करेगा, क्योंकि इससे एक बात ये भी हो जाता है कि कोई जॉब भी या प्राइवेट भी नहीं ले सकते BA से। बिल्कुल सर, बढ़िया। तो वो भी प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, और बस बिलीव था कि कोई बात नहीं, 5-6 मिनट गए हैं, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है और हो जाएगा, मतलब घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर बच्चे को, जैसा इस कनिका के अंदर है। 5 मिनट खराब हुई, सिस्टम चेंज हुआ, लेकिन आप कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज अगर इनका MTS क्वालिफाई हुआ है, जब ये अगली बार हमारे फल स्टेशन में आए तो इनका CGL एग्जाम क्वालिफाई हो। एक बार तालियां होनी चाहिए गुड़िया के लिए। थैंक यू सो मच गुड़िया। थैंक यू सर। आंटी आप कुछ कहना चाहेंगी बच्ची को या उन बच्चों को जो तैयारी करना चाहते हैं किसी एग्जाम की? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी का ही था शायद। एक बार तो शायद प्रिपरेशन के टाइम शायद मैं लेट हो गई थी पढ़ने में, तो मैं रात के टाइम बैठी थी, तो मम्मी ने मुझे अपने हाथों से भी खाना खिलाया है उस टाइम, ताकि इसको खाना खाने के लिए भी थोड़ा देर ना हो जाए कि या कुछ भी पढ़ाई में, तो मम्मी का तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट था। गुड़िया आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं यहाँ अपने पूरे हिंदुस्तान की सभी गुड़ियाओं के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा। कहते हैं, आपने भी सुना होगा सर समाज में इस चीज़ को कि 20 साल की हो गई शादी कर दीजिएगा, फिर कई सारी दहेज को लेकर बच्चों को मार दिया जाता है, ऐसे आपने बहुत सारे केस सुने होंगे। तो बिटिया बोझ नहीं होती है साहब। एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा, ये बात दूर तक जाना चाहिए। अगर कोई आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इसे रील बना के आप कहीं शेयर कर सकते हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती साहब, बेटियों को बोझ तो ये दहेज के लालचियों ने बना दिया गया है, वरना बेटी ऐसी भी होती हैं जो पहली बार में सिलेक्शन ले जाती हैं। एक लाइन है बेटियों के लिए कि पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे और उड़ जाती हैं बेटियां। कल्पना चावला जैसा नाम और मनु भाकर जैसा नाम, सुनीता विलियम जैसा नाम कर जाती हैं बेटियां, कर जाती हैं बेटियां। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। 19 साल की है ये जिसकी, और ये जो DV देने गई थी सबसे छोटी थी वहाँ पे। नहीं मुझे देख के अभी लगा जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला, गुड़िया आप तो बहुत छोटी हो, आपका सिलेक्शन हो गया। इन्होंने कहा भैया फर्स्ट टाइम हो गया। कृषि भवन गए थे उस दिन तो DV के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे, सब में छुट्टी दी है। ज्वाइनिंग हो गई आपकी? जी सर, अभी हो जाएगी, अभी DV हो चुका है, उन्होंने कहा है अभी मई एंड तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो गुड़िया बस यही है कि जब आप अगली बार हमारे प्रोग्राम में आओ तो CGL में कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में जो भी आपको पोस्ट मिले अच्छी CGL में। ठीक है बच्चों, एक बार थैंक यू तालियां। सर मैं किला प्रसिद्धगढ़ अगवानपुर से हूँ, ग्राम अगवानपुर। अगवानपुर? यस सर। ये किले में किधर पड़ता है गुड़िया? सर आसिफाबाद रोड की साइड। आसिफाबाद? हाँ जी। जहाँ एची कुछ? हाँ जी, हाँ जी। एची थोड़ा मतलब पड़ोसी है। अच्छा, पहले अगवानपुर पड़ेगा फिर एची। ठीक है। तो आपका ये पहला अटेम्प्ट था क्या दूसरा? नहीं सर, मेरा तो 3rd 4th अटेम्प्ट है। पर मेरा पहला दिल्ली पुलिस था, उसमें मैं रनिंग बाहर हो गई थी क्योंकि टाइम कम मिला था रनिंग के लिए। अच्छा, और टाइम फिर कम मिला था मतलब? रनिंग के लिए टाइम कम मिला अच्छा, था ना पेपर के बाद। हाँ जी, ये हुआ पेपर था के इस बार। बाद बच्चे ऐसे भी थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। यस सर। उसका कारण था नंबर बहुत अच्छे थे मेरे उसमें। एकदम हाँ ठीक है सर। फिर इसके बाद मेरे GD का हुआ क्वालिफाई, उसमें फाइनल मेरिट में बाहर होगी। मतलब निराशा मिलती रही। फिर उसके बाद मतलब अपना साहस नहीं टूटा? नहीं सर, मतलब मेरी जनरी तो ऐसी ही रही है, मतलब संघर्ष की कहानी रही है मेरी पहले से। थोड़ा बताओ ताकि कुछ बच्चियां मोटिवेट हों। सर नर्वस हो जाती हूँ। नहीं नर्वस मैं मानता हूँ गुड़िया, सफलता के बाद जो आज ये खुशी के आंसू आ रहे हैं, हो जाता है बंदा कई बार नर्वस। मैं भी नर्वस हूँ कई चीज़ों को लेके, और भी सर हो जाते हैं कैसे नर्वस, लेकिन अपनी इस भावनाओं पे कंट्रोल करके हमें। सर पहली बात तो ये है, मैं थोड़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ जी, क्योंकि गाँव में देखो हर तरीके के लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। थोड़ा मैं किसान परिवार से भी नहीं हूँ, इतनी जमीन जायदाद भी नहीं है, तो घर को ने बेटे तो मतलब उनके पढ़े नहीं। 2 भाई है मेरे, उन्हें बहुत पढ़ाया, वे पढ़े नहीं। हमें लड़कियों को फ्रीडम दी है मेरे घर को ने। मेरी छोटी बहन है, वो भी पढ़ रही है लाइब्रेरी में अभी, वो हर बार रह जाती है मेरी तरह। पर सिलेक्शन अब मेरा ही हुआ है UP पुलिस में। पूरे गाँव में एक लड़की 3 बार सिलेक्शन हर बार मैं ही ले रही हूँ। मैं अपने पूरे गांव में लड़कियों में सिलेक्शन हर बार मैं ले रही हूँ, और सपोर्टेड रहे हैं मेरे लोकेश सर हर बार। GD में मेरे पापा शुगर के मतलब थोड़े बीमार हैं, शुगर है उनको, तो वे हॉस्पिटल में एडमिट थे।
तो मेरी लाइब्रेरी सब छूट गई थी। सर की लाइब्रेरी में पढ़ती थी मैं, ऑफलाइन पढ़ाती थी सर। जब से इन्होंने ऑफलाइन अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है तब से ही पढ़ रही हूँ इनके पास ही। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो पापा हॉस्पिटल में थे, पापा ने कहा कि अब छोड़ दो, हमारी बस की नहीं है पढ़ाना। मतलब किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे पापा के पास। भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लेने का, पर तुम पढ़ने में अच्छी हो, तुम पढ़ो, मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें। भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद किस्मत ख़राब थी तो जीडी में मैं फाइनल मेरिट में रह गई। फिर यूपी पुलिस में मेरा सिलेक्शन, मतलब जब जिस टाइम पे मेरिट लगी तो भैया की पानी पियो पहले। जब यूपी पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ था, मतलब पहले तो मेरिट लगी थी, उसके बाद भैया ने रनिंग के लिए भी मुझे सपोर्ट किया। हमारे साथ गई थी, बल्कि जहाँ पे हमारी रनिंग हो रही थी मेरठ में, वहाँ पे इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उसके बाद जब फाइनल मेरिट लगी तो मैं बस में थी। जब जैसे ये लाइब्रेरी से निकली उसके बाद मुझे नहीं पता था कि आज फाइनल मेरिट लग रही है। तो भैया ने, मैं बस में थी, भैया ने एकदम फ़ोन किया कि गुड़िया फाइनल मेरिट लग गई है। मैंने कहा कि मैं तो बस में हूँ, मैं कैसे चेक करूँ, फ़ोन में नेट भी नहीं था। तो पास में एक लड़की बैठी थी, मैंने उससे कनेक्ट किया, साथ के साथ ही मैंने अपनी लिस्ट में नाम देखा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे मतलब नर्वस मैं पहले से ही होती हूँ, क्योंकि थोड़ी संघर्ष की, मैं हर बार गिरी हूँ, हर बार उठी हूँ, और कुछ वैसी प्रॉब्लम भी मेरे घर में, फैमिली प्रॉब्लम भी रही है। तो उसके बाद बस मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ। आगे भी मेरी टारगेट रहेगा, देखो सपना तो हर किसी का रहता है थोड़ी ऊंची पोस्ट हो, पर जो टाइम से मैं तो इतना चाहती हूँ कि अगर हम सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, अपने घर को पे डिपेंड ना होके, बेचारे हमारे लिए इतना कर रहे हैं। देखो पहले श्रेय तो मैं इतना कहूँगी कि अपने गुरुजी को देना चाहूँगी, और दूसरा श्रेय मैं अपनी मम्मी पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। जितना उनसे हो पाया उतना किया है उन्होंने। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को है, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रही है। रनिंग के लिए भी गाँव में देखो लड़कियों के लिए क्या बोलते हैं कि बाहर जा रही है तो कि पढ़ने नहीं जा रही, घूमने जा रही है। ये क्या पढ़ रही है, ये तो घूमने जा रही है, ये नहीं कर पाएंगी कुछ भी। और रनिंग करने भी जाते थे, इनसे रेस नहीं लगेगी, कि थोड़ी हेल्थी थी मैं, तो इसलिए कि इनसे रेस नहीं लग पाएगी। पर मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं उनकी सुनती रही कि कोई बात नहीं, वो भी दिन आएगा कभी मैं सिलेक्शन होंगी। और आज मैं तो इतना आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने हमें यहाँ पे बुलाया अड्डा 24/7 पर। थैंक यू सर, यहाँ पे हमें बुलाने के लिए, हमें सम्मानित करने के लिए। बस सर मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। तो दोस्तों एक बार अतुल सर का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तो अतुल सर ये हमारे भाई हैं, इन्होंने पहली बार में सीजीएल क्वालिफाई किया है। थोड़ा आप इनसे देखिए, ये सिलेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जब आप सिलेक्शन लेने के बाद और सिलेक्शन लेने के जस्ट पहले की ज़िंदगी का जो फ़र्क है, वो जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं वो इस बात को पहचानते होंगे। कहते हैं संघर्ष की कहानी का शीर्षक अगर सफलता ना हो तो संघर्ष की कहानी कोई पढ़ता नहीं है। हर आदमी सूखी रोटी से अचार खाया होगा, हर आदमी के माता पिता कहीं ना कहीं संघर्ष किए होंगे, लेकिन आपको अपने माँ बाप के संघर्ष को जब मोहर लगानी होती है ना कि नहीं मेरे पिता ने ये किया तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, इसी बात का प्रमाण है आप लोग। सर क्या नाम है आपका? बाल किशन। तो आपका पहला अटेम्प्ट था ये? हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं एयरफोर्स में जॉब करता था। अच्छा। तो अभी दिसंबर में रिटायर हुआ हूँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। अब देखिए एक्स सर्विसमैन, आप लोग तो सब जानते होंगे कि अगर एक्स सर्विसमैन है जिनके अंदर डिसिप्लिन है अपने काम को लेके, लोग कहते हैं कि सर एक बार पैसे की जब लत लग जाती है ना, जैसे आप कहीं जॉब में आ गए, अगर कहीं आप अभी जॉब में चले जाओगे तो जैसे होता है ना कि अंधे को अगर सबसे पहले आंख दे दो, अगर अंधे को आपने आंख दे दी तो सबसे पहले वो लकड़ी फेंकेगा अपना, जिससे जिंदगी भर वो चला है। और जैसे आप लोग है ना, कुछ बच्चे, मैं सबकी बात नहीं करता, जब उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो वो सबसे पहले पढ़ाई छोड़ेंगे कि भाई इसको लपेट के रख दो, किसी दिन कबाड़ में या तो किताब भेज देना या कुछ, भाई साहब एक ग्रह कट गया, नाउ सेलेक्टेड। अब देखो सर एक्स सर्विसमैन है, यानी अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी सर सैलरी लिए, 20 साल कम से कम नौकरी। हाँ जी, 20 साल नौकरी, 20 साल कम से कम नौकरी इन्होंने की, अच्छी खासी सैलरी आती थी। ऐसा नहीं एयरफोर्स में सर का एक्स ग्रेड या वाई ग्रेड के टेक्निकल होगा, वाई ग्रुप में था, वाई ग्रुप के थ्रू सर का हुआ हो। और अच्छे अब भी इनके पास इतना दमखम था कि ये एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किए। तो सर आप कहाँ के रहने वाले? मैं झज्जर हरियाणा का रहने वाला हूँ।
जज्जर हरियाणा। हाँ जी। तो अभी जब आप ऑन जॉब थे तब से मतलब पढ़ाई करते थे कि जॉब जब 20 साल आपने जॉब करने के बाद? नहीं, मैं दिसंबर तक तो जॉब ही किया, मैं 31 दिसंबर तक तो जॉब के दौरान ही पढ़ाई किया मैंने। जॉब के दौरान आप पढ़ाई करते थे और टारगेट ही सीजीएल था? हाँ जी, सीजीएल ही टारगेट था। अच्छा, तो अभी मैरिड हैं आप? हाँ जी, मैरिड हूँ। अच्छा, इसके बाद मतलब समय निकाल पाना, क्योंकि जब हम लोग जॉब करते हैं और फिर क्योंकि मैरिड होना, फिर मतलब कि जितने हर्डल तुम सोच सकते हो सारे हर्डल मेरे ख्याल से सर की लाइफ में होंगे। तो क्या चैलेंजेस लगते थे आपको आपकी पढ़ाई में? नहीं, चैलेंज तो यही था कि ऑफलाइन क्लास का जैसे जो कि है कि ऑफलाइन क्लास करें, तो लेकिन आजकल जो टेक रिवोल्यूशन है उसकी वजह से अड्डा24 जैसा प्लेटफॉर्म मेरे को मिला, तो इससे मैं अपना सिलेबस कवर करके और मतलब दौड़ में शामिल हो पाया। किसी तरह सिलेबस का ऑफलाइन के लिए मेरे पॉसिबल था नहीं, क्योंकि ड्यूटी के बाद ऑफलाइन क्लास करना पॉसिबल था नहीं। हाँ, फिर जाना तो कम से कम टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके पे कभी भी आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, यही था, मैंने इसका अड्डा24 सारे रिकॉर्डेड सेशन ही देखे हैं। अच्छा, जो भी कुछ, चाहे मैथ हो नागर सर का, चाहे नवदीप सर की पॉलिटी हो, तो सब मैंने ऑफलाइन इसमें रिकॉर्डेड बैच ही देखे हैं। उन्हीं से सिलेबस कवर किया है। नवदीप सर आ भी गए, और नवदीप सर की पॉलिटी के चर्चे मैंने एक जगह नहीं कई जगह सुने हैं कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब नवदीप सर को मैंने ये देखा है कि उस व्यक्ति को ग्लोब लेके स्क्रीन पे जाना है, उस व्यक्ति को मानचित्र लेके पढ़ाना है, और वो जितना संयम से पढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से नवदीप सर आप, अच्छा आप भी पढ़े हैं? हाँ, नहीं, वो एक धैर्य के साथ जो पढ़ाते हैं, तो नवदीप सर का तो नो डाउट कि ही इज़ अ बेस्ट इन हिज सब्जेक्ट। तो अभी मेरा ये सर पूछना होता है कि जैसे लोग ये पूछते हैं कि सर जब आप प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ आपका? हाँ जी, फर्स्ट। तो अभी ये हो नहीं होता कि इतिहास में इतना बड़ा, इतना ढेर सारा सब कुछ है, हर सब्जेक्ट में इतना कुछ है, तो मैं ये कैसे पढ़ूं कि परीक्षा में ही इतना आएगा? जैसे आप लोग ये सोचते हो ना कि हम यही नहीं समझ पाते कि हमें पढ़ना कितना है और हमारा एग्जाम इतने में निकल जाएगा, ये कैसे देखते हो आप? उसी में जैसे सिलेबस वाइज सिलेबस कवर करने के लिए आपको कोई ऑप्शन है नहीं, एक बार तो सिलेबस आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इसका ऐसे एज सच कोई शॉर्टकट तो है नहीं, लेकिन जैसे आप प्लेटफॉर्म पे अगर अड्डा24 से इसमें पीरियड वाइज चाहे हिस्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, तो एक सिंक्रोनाइज सा अप्रोच हो जाता है कि मैंने कितना पढ़ लिया या कितना रह गया। अच्छा। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट हैं जो इसके सेक्शन वाइज हैं या ओवरऑल हैं, उन्हीं से आप अपनी इस प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट तो एज सच कोई है नहीं, सिलेबस तो एक बार तो आपको पूरा करना पड़ेगा। मतलब आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाते जाएंगे आपको ये पता चलता जाएगा कि हाँ, ये यहाँ से इतना पूछता है, यहाँ से इतना पूछता है, ऐसा सिलेबस डिसाइड। हाँ जी। मैंने एक सर्विसमैन अपनी लाइफ में सर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ाया होगा कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो तब मैं गुजरात में था, और बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद में एक्स सर्विसमैन बहुत होते थे। मतलब जिनको अब पता है कि 20 साल में नौकरी छोड़नी है तो 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन आप बहुत बड़ा लेसन है सर इन लोगों के लिए, जो ये लोग हमेशा सोचते हैं कि कहीं कुछ हो जाए, बस नौकरी मिल जाए। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा सर के माध्यम से कि ये जज्बा आप देख रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, अब इनको भी पता है कि पेंशन मिलेगी, इनको पता है कि सब कुछ सर के साथ है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रिपरेशन की ना, तो आप लोगों को भगवान को साक्षी मान के, अपने परिवार को साक्षी मान के कसम खाना है कि अब आप इससे बड़े ओहदे पे जाने के लिए आप बिल्कुल कार्यरत रहेंगे। कॉपी किताबें बंद नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? मैं तो सबसे पहले आप सबको, मुझे मतलब मैं वहाँ बैठे बैठे ये सोच रहा था कि एक क्लास होती है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और वो सब के सब तैयारी कर रहे होते हैं। कभी कभी वो क्लास होती है या सामने वो लोग बैठे होते हैं जो ऑलमोस्ट 90% प्लस सेलेक्टेड होते हैं। तो उस क्लास को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यार आप सभी सेलेक्टेड हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाद में इस सेशन को जितने लोग भी देखेंगे, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी एक दिन इसी तरह सिलेक्शन लेकर के यहाँ आएँ। और मैंने हमेशा कहा है कि सिलेक्शन सिर्फ उस स्टूडेंट का होता है जिसने मेहनत करके वो कमाया है। और जैसे नहीं होता कि सेलेक्ट हो गए तो बहुत सारे अध्यापक कहते हैं मैंने मैथ पढ़ा दिया इसलिए सिलेक्शन हो गया, मैंने रीजनिंग पढ़ा दिया इसलिए सिलेक्शन हो गया, या मैंने जीएस पढ़ा दिया इसलिए। एक्चुअली आपने बहुत मेहनत किया इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ। वो तो एक अलग की बात होती है कि हम लोग वो कहें वो करें। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आफ्टर सिलेक्शन यार हम लोग पढ़ाते समय रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश सब कुछ बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, लेकिन आज जब मैं सेलेक्टेड लोग के बीच में होऊंगा तो मैं ये गाइड करना चाहूँगा ना कहीं 2 बातें आफ्टर जॉब जरूर अपने दिमाग में रखना। एक, अपने समाज को अच्छे से लेकर के चलना है, दूसरा अपने देश को लेके, क्योंकि हम वो यंग जनरेशन हैं जो अब एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं।
मतलब एक गवर्नमेंट की इमेज भी कहीं ना कहीं हो जाती है ना कि अरे पैसा ये वो, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसको भी अब ब्रेक करना है, उसे भी तोड़ना है। जरूरतें असीमित होती हैं हम लोगों की, बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती है, लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन नहीं यार, समाज और देश को भी अच्छे से लेके चलना है। पहले का मोटिवेशन ये था कि एक जॉब तो ले लें, एक जॉब तो ले लें। अब तो जॉब मिल गई, मैक्सिमम लोग, सभी लोग यहां सेलेक्टेड है, अब तो जॉब मिल गई ना। निश्चित तौर पे एक आम नागरिक से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है भारत के लिए सोचने के लिए, समाज के लिए सोचने के लिए। अब आप योग्य हैं, कैपेबल हैं कि आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना समाज, भारत और खुद को देखिएगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। सर क्या नाम है सर आपका? मोहित। आपका सिलेक्शन किस में हुआ सर? ग्रुप डी पॉइंट्समैन में सिलेक्शन हुआ। सर पवन मोरल सर से ही मैंने वो किया, भैया मेरे साथ है, उनके साथ ही मैंने एक ही स्टेशन पे दोनों लोग? जी सर। मतलब भारतीय रेलवे को आप लोग दौड़ाए पड़े हैं? सर हम दोनों भाई है, मामा जी का लड़का है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर के लिए सर ने अभी कछुए के बारे में बताया था कि उसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ओछल ना होने पाए, ओछल ना होने पाए, कदम मिलाकर चल, ओछल ना होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ये है कि कछुए की तरह इराम इराम से चलिए, सफलता एक दिन तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, हम सबको और आप सबको यहां तक पहुंचाने और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना के और हम सबको गाइड करने वाले मैं अनिल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं आप सभी के लिए। अनिल सर स्वागत है आपका। और मैं ये चाहता हूं कि आप अनिल सर से ये सीख के जाएं कि इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ओहदा और एक सोसाइटी में इतना बड़ा सब कुछ होते हुए भी हमेशा हर चीज को गाइड करना, हर चीज को समझना और अपने काम से मोहब्बत करना अगर आपको सीखना है तो मुझे लगता है कि आपको सर से सीखना चाहिए। और सर भी शायद इतने डाउन टू अर्थ इसी जगह से जुड़े हुए हैं कि जब आप लोग ये बोलते हैं ना कि सर हमारे पास ये समस्या थी, हमारे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, हम कैसे करते थे, तो सर ने इस कंपनी को जिस हिसाब से खड़ा किया है ना, शायद आपकी जो इमोशन और आपकी जो लाइफ में जो चल रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए सर आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे लगता है कि आपको सर को जरूर सुनना चाहिए। जोरदार तालियां बजाइएगा बस सर के लिए। सर ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू यार, काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी आपने। कितने लोग यूपी से हैं यहाँ पे? अच्छा, सभी ज़्यादातर यूपी से हैं, ओके। और बुलंदशहर से कितने लोग हैं? काफ़ी सारे लोग हैं। सिकंदराबाद से कुछ लोग हैं। अच्छा, आप लोग हैं, ठीक है। सिकंदराबाद के पास एक दनकौर एक जगह है, दनकौर के पास एक गांव है, शायद किसी ने सुना नहीं होगा, छोटा सा गांव है, अमरपुर नाम का गांव है। तो मैं यूपी से आता हूँ, गांव से आता हूँ। यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है मैंने भी, आप लोगों की तरह काफ़ी स्ट्रगल किया है। और माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, खेती करते थे गांव में। तो बचपन में बेसिकली वो काफ़ी स्ट्रगल देखा। आई थिंक ज़्यादातर लोग देखते हैं जो छोटी जगह से आते हैं कि पेरेंट्स का जो स्ट्रगल होता है कि किसी तरह थोड़े से खेत होते हैं, उनसे घर भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, उनकी सारी चीज़ें भी पूरी करनी है। बहुत स्ट्रगल देखा। तो यही समझ में आया लाइफ में कि एजुकेशन ही है एक ऐसी चीज़, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ज़िंदगी बदल सकते हो। और जो पैसे की जो कमी है, जो हमारी लाइफ में एक गैप होता है जब हम गांव में होते हैं और हम कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसको आप एक वेपन की तरह यूज़ कर सकते हो, जिस पे आप फोकस करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। ये देश में करने के लिए बहुत है, और स्पेशली जो अपना यूथ है, अपने लोग हैं, बच्चे हैं, जो मेरे ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, छोटी जगह में रहते हैं, उनके लिए कुछ करना है। और इस सब के चलते मैंने अपनी जॉब छोड़ी और फिर ये कंपनी की शुरुआत की 2010 में। तब एक ही गोल होता था हमारा कि जो लोग छोटी जगह से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, गाँव से आते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। और प्रॉब्लम एक ही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जॉब, नौकरी नहीं लगती। तो उसके अराउंड ही कुछ करना था। तो हमने शुरू किया कि चलो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों की जॉब लगवाते हैं। तो ये हमारा फिजिकल सेटअप, फिजिकल कोचिंग सेंटर की फॉर्म में हमने बनाया था नोएडा में।
कैरियर पावर नाम से। तो इसमें हम बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, तो मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे और भी लोग आ गए, साथ में जुड़ गए, और ऐसे इस कंपनी की शुरुआत हुई। क्योंकि कंपनी की जब शुरुआत की थी तो पैसे के लिए नहीं की थी। पैसे तो मुझे काफ़ी मिल रहे थे और काफ़ी और अच्छे मिल सकते थे। पैसा मोटिव नहीं था। मोटिव था कि सेवा करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को सपोर्ट करना है। वो मेन एजेंडा था। और उसके चलते क्या हुआ कि क्योंकि हम बहुत दिल से अच्छे से पढ़ाते थे, बिल्कुल एकदम बच्चे के साथ एकदम कनेक्ट हो जाते थे। उसकी फैमिली के बारे में हर चीज़ बताते थे हमें कि फैमिली में क्या स्ट्रगल चल रहा है, उसके भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रहा है, इस बार घर से पैसे आए कि नहीं आए। कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं भेज पाते। बहुत चैलेंजेस होते हैं, रियल चैलेंजेस होते हैं, और बच्चे बहुत दुखी होते हैं। सब पता होता था। बच्चे के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे। और उससे क्या हुआ कि सिलेक्शंस बहुत अच्छे होने शुरू हो गए। पहले बैच में, जो हमने पहला ही बैच बनाया था इस कंपनी में, 30 बच्चे थे, उसमें से 25 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था सबसे पहले बैच में। तो ये वर्ड ऑफ माउथ फैलने लगा। हमने एक्सपेंड किया। पहले नोएडा में थे, फिर दिल्ली में खोला, फिर लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, चेन्नई, हैदराबाद, बॉम्बे। हम एक्सपेंड करते चले गए। बाई 2016 तक आते आते कैरियर पावर की 100 से ज़्यादा ब्रांचेस थी पूरे इंडिया में, हर जगह। फिर 2016 आया और 16 में फिर इंटरनेट का टाइम आ गया था और जियो लॉन्च हुआ। फिर रिलायंस जियो से क्या हुआ, एकदम डाटा के प्राइसेस कम हो गए और छोटी जगह पे भी लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे, अफोर्ड करने लगे। तो उस टाइम हमें लगा कि यार अब ऑनलाइन के थ्रू हम घर घर तक पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू कोई बच्चा यूपी के किसी गांव में रहता है, बिहार के किसी इंटीरियर में भी रहता है, झारखंड में कहीं पे भी रहता है, ऑनलाइन के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो 2016 में अड्डा की शुरुआत हुई और आउट ऑफ ऑल ऑनलाइन कंपनी दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द इनिशियल कंपनी जो सबसे पहले ऑनलाइन की शुरुआत की थी। शायद हम नहीं की थी, और पूरे फोकस के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हमने शुरू किया उसको। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमारी चीज़ें बच्चों तक पहुंची, बच्चों के सिलेक्शंस होने शुरू हुए, वर्ड ऑफ माउथ फैला, अड्डा बिकेम वेरी पॉपुलर इन इनिशियल ईयर्स ओनली। उसके बाद धीरे धीरे हम और चीज़ों में, और जैसे पहले तो बैंकिंग, एसएससी एग्ज़ाम्स करते थे, फिर बाकी एग्ज़ाम्स में भी एंटर करते चले गए। उसके बाद एंड धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी शुरू हो गई, क्योंकि एक बहुत क्लियर फोकस था, बहुत ही प्योर एजेंडा था कि यार लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को अपलिफ्ट करना है। हमारी सोसाइटी में बहुत लोगों के ड्रीम्स हैं, हमारे बच्चों के ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, तो क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल था। इसमें बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टर्स का भी साथ मिला, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी स्पेंड होता है। आप शायद जानते नहीं होंगे, इन्फो एज इज ए कंपनी जो हमारी इन्वेस्टर है, जो जोमेटो, पॉलिसी बाजार इनकी इन्वेस्टर है, नौकरी दे आर आवर इन्वेस्टर्स, वेस्टब्रिज इज आवर इन्वेस्टर। एंड इंडिया में सिर्फ हम एक ऐसी कंपनी है जिसमें गूगल ने इन्वेस्ट किया है। गूगल इज़ वन ऑफ आवर इन्वेस्टर। तो ये सारे लोग आते चले गए इस मिशन के साथ कि यार जो काम हो रहा है ना, जो विजन है ना, इस कंपनी बहुत है इंडिया में, एजुकेशन में बहुत कंपनीज हैं, ऑनलाइन में भी बहुत कंपनीज हैं, बट गूगल इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ द विजन एंड द इंटेंट वी हैड। जो हमारा जिस तरह का इंटेंट, प्योर इंटेंट रहा, उसमें गूगल ने भी हम पे ट्रस्ट किया। तो ये सब इन्वेस्टर के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर कंपनीज लाइक स्टडी IQ आप लोग जानते हैं? स्टडी IQ इज ऑल्सो अड्डा कंपनी। तो वैसे अलग कंपनी थी वो। 2021 में दे केम द जॉइंट हैंड विद अस, वी एक्वायर्ड देम, दे आर नाउ पार्ट ऑफ अड्डा। और भी बहुत सारे, जैसे CA में एकाग्रता, CA इज आवर अनदर कंपनी जिसमें हम CA की तैयारी कराते हैं। प्रेप इंस्टा इज वन ऑफ द कंपनी। तो ऐसे धीरे धीरे करके और कंपनी भी जुड़ती चलेगी। सो अड्डा बिकेम, पहले तो अड्डा 24/7 था, अब इट बिकेम ए ग्रुप कंपनी। इसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज में ये सब कंपनीज हैं। हमारा जो मोटिव है बहुत क्लियर रहा है, बहुत ही सिंपल रहा है कि यार जो लोग छोटी जगह से आते हैं, चैलेंजेस हैं वहाँ पे, हमने खुद फेस किए हैं, हम खुद वहाँ से आते हैं, एंड वी कैन कोरिलेट, हम समझ सकते हैं कि वो चैलेंजेस क्या हैं। हम और हमारी टीम कैसे वहाँ पर जाकर बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। कई बार क्या होता है, पढ़ाई तो चलो ठीक है, बच्चे कहीं से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक इमोशनल जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि
क्या अभी भी आपके जो आसपास के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो आपसे ये पूछते हैं कि कब तक नौकरी लगेगी, कब लगेगी नौकरी? ऐसे बहुत सारे प्रेशर होते हैं बच्चों के पास कि कब लगेगी भाई, कितने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, या पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, उसको कुछ किसी काम पे लगवा दो, या हम यहाँ हमारे यहाँ खेती में काम में लगवा दो। मेरे लिए जब मैं पढ़ रहा था, स्कूल में था, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत लोग बोलते थे कि ये पढ़ के क्या करेगा, चलो एक खेत में लगा देते हैं, हमारे यहाँ वो कटाई हो रही है उसमें लगा दो इसको। और जो बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है ना, फिर बच्चे के अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने एस्पिरेशंस होते हैं, उसके जो ऊपर प्रेशर आता है वो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि एज ए कंपनी कैसे हम वहाँ पर बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बन पाएँ, उनकी हेल्प कर पाएँ, और कैसे हम पूरे देश को अपलिफ्ट कर पाएँ। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा यार, आप सब सेलेक्टेड हो, आप सब फाइनली जो आपका ड्रीम था वो पूरा हो गया है। आगे और भी चीज़ें होंगी जो आप करना चाहोगे, लेकिन यार देश को सबसे आगे रखना है, सोसाइटी के लिए काम करना है। मैं भी बिल्कुल आपके जैसे ही बैकग्राउंड से आया हूँ, ऑल्दो मैंने चूज़ किया एजुकेशन की, और एजुकेशन के माध्यम से लोगों की हेल्प करते हैं, एजुकेशन के माध्यम से लोगों की चेंज, मतलब दुनिया को, इस देश को चेंज करते हैं। आपके पास एक ये रास्ता है कि आप अब जाओगे, आप इंस्पेक्टर बनोगे, आप अलग अलग जॉब्स में जाओगे, तो आपके पास भी वो अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए अलग अलग रोल्स में। तो वो ध्यान रखना, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और दूसरा, आपके जैसे और भी लोग होंगे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे गाँव में, छोटी जगह में, तो वहाँ पे भी अगर पॉसिबल हो तो टाइम निकाल के उनको गाइड करना, उनको मेंटर करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि यार हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने एरियाज़ में, अपने फील्ड्स में, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ एग्ज़ाम्स हैं आपने निकाला है। तो ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है यार, ये मतलब मैं कहूँगा कि लाखों में से कुछ हज़ार, कुछ सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होता, ये आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, आपके करेक्टर का टेस्ट होता है, आपके हार्डवर्क का टेस्ट होता है, बहुत सारे आपकी चीज़ें इसमें टेस्ट होती हैं। और ये आप मान लो कि यू आर सम ऑफ द बेस्ट इन दिस कंट्री, चाहे आपने जो भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना आसान नहीं है, आप एक्चुअली बहुत अच्छे हो। और ये रिलेशन के साथ आपको आगे जाना है, सर्विस में भी जाना है, और जहाँ पे पॉसिबल हो अपने देश के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से अपील है यार, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर है। थैंक यू। नाम नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिंध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम।